लिए हर हर महादेव बोल बम। आप सभी को सावन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं राजकुमार वर्मा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग चूंकि हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर है और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो हम यही कहेंगे कि आप ये टाइम निकाल करके इसको स्टडी करना है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है और बहुत किसी को ये मन में होगा कि सबसे पहले हमको बोल बम घूमना है, महादेव जी को जल देना है। तो ये ठीक है, काम कीजिए, बट सबसे फर्स्ट आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए? स्टडी, देन तब आप महादेव जी को प्रसन्न कीजिए। ठीक है, महादेव जी तभी प्रसन्न रहेंगे जब आप ये काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नगर एवं व्यापार। देखिए दोस्तों, एक बार हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो वीडियो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो उस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक लिंक दी गई है, आप उस लिंक को ऑन कीजिए। उसके बाद से पुरानी वाली वीडियो जो है पीछे वाली इसकी की मिल जाएगी और आप अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए। उसके बाद तब इसको स्टडी कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पीछे वाला वीडियो कवर होगा ना तो आगे वाला वीडियो भी एकदम समान तरीके से मैच करते जाएंगे और आपका कंसेप्ट होते जाएगा। सो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह नगर और व्यापार। ये दो शब्द हैं, नगर और व्यापार। नगर और व्यापार को ही हम लोग धुरी बना करके इसको लगातार इस टॉपिक में अब घूमेंगे। ठीक है, क्या? नगर और व्यापार, शहर और व्यापार। तो शहर होगा तो वहां पर व्यापार ही होगा वहां पर व्यापारी लोग होंगे, और जब शहर होगा वहां पर व्यापारी लोग होंगे तो वहां पर किस तरह का उत्पादन होता होगा, किस प्रकार से सामान बेचे जाते होंगे, कैसे कैसे सामान उत्पादन होंगे, इस चीज पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है नए नगर। कौन कौन से सबसे पहले नए नगर थे उस समय, तो हम लोग उसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। और किस प्रकार के नए नगर थे? ठीक है, क्या वो धार्मिक नगर थे, शहरी थे, संचार से जुड़े थे, या सेंटर थे? मान के चलिए कि बहुत सारे शहर एक दूसरे को जोड़ता है, तो जहाँ करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से आते हैं तो वह सेंटर पड़ता है। तो केंद्र वाले शहर थे, धार्मिक शहर थे, या समुद्र के किनारे स्थित कोई शहर थे, इस चीज को हम लोग कवर करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले संचार से जुड़े नगर। कौन कौन ऐसे शहर थे जो नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े हुए थे, संचार नेटवर्क से, कि राजा को जब भी मैसेज भेजना होता था तो इन सभी शहरों को वह निशाना बनाता था कि हाँ यहाँ पर हमको मैसेज भेज देने हैं। तो इसके लिए कौन कौन से शहर थे? श्रावस्ती, काशी, कनौज और तक्षशिला। आप देखिएगा कि ये चार ऐसे शहर हैं जो खास करके कम्युनिकेशन के लिए जुड़े हुए थे, संचार नगर से जुड़े हुए थे। राजा अपना तुरंत मैसेंजर को भेजता था, जो मैसेज ले जाने वाले लोग थे, तो वो घोड़े पर चढ़ के जाता था, तो एक जगह पर भेज देता था, दूसरा वाला तीसरा, तीसरा वाला चौथा, इस तरह से करके वो मैसेज को भेज देता था और सब लोग ये जान जाते थे कि राजा ने अमुक मैसेज भेजा हुआ है हम लोग के लिए। उसके अलावा नदियों से जुड़े कुछ शहर थे, तो कौन थे? पाटलिपुत्र। तो हमने बताया था कि पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ शहर था, तो ये नदियों से जुड़ा हुआ नगर है। उसके अलावा समुद्र के किनारे, देखिए यहाँ पर समुद्र के किनारे में स्थित शहर थे कौन कौन? पुहार, सोपारा और धानेपुर। ये कुछ अमुक शहर थे जो समुद्र के किनारे स्थित थे और इनसे होकर के समुद्र के द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा व्यवसायिक शहर। व्यवसायिक मतलब जहां पर व्यवसाय किया जाता था, जहां पर बहुत सारे चीजों का उत्पादन किया जाता था, उसको हम व्यवसायिक शहर बोलते हैं। और व्यवसायिक शहर के अलावा वे सांस्कृतिक केंद्र भी होंगे, यानी वहां पर बहुत सारे संस्कृतियां वाली गतिविधि की जाती होगी, वहां पर धार्मिक उत्सव मनाए जाते होंगे, वहां पर
बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्तियां रखी गई होगी, वहां पर मंदिर होंगे, ताकि वहां पर ये सांस्कृतिक उत्सव जैसे माहौल वहां पर बना हो। उसके अलावे वे राजनीति के केंद्र होंगे, जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं वहीं पर ज्यादा राजनीति होती है। और शहर को तो और मान के चलते हैं कि शहर में और बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जिनके बीच ये राजनीति चलती है। तो इसमें मथुरा, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्यवसायिक शहर इनमें से कौन सा है, तो मथुरा। सांस्कृतिक और राजनीतिक वाला शहर कौन सा है, मथुरा। या समुद्र किनारे स्थित कौन से शहर थे उस समय जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, तो पुहार, सुपारा और धान्यपुर। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है नदियों से जुड़े नगर निम्नलिखित में से कौन है, तो ये बता दीजिएगा पाटलिपुत्र। या इसमें पूछ सकता है कि संसार से जुड़े उस समय प्राचीन नगर कौन थे, तो आपको बता देना है कि कौन थे। तो इससे ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे एक सवाल बन सकते हैं। सो आप इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, बहुत भारी नहीं है। अब जब हम आगे आते हैं तो इसमें देखते हैं नगरीय जनसंख्या। नगर की जनसंख्या किस प्रकार होती थी, कम होती थी, ज्यादा होती थी। अगर नगर में लोग रहते थे तो किस प्रकार के लोग रहते थे और उनका काम क्या होता था। तो जब हम नगरीय जनसंख्या देखते हैं तो जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि कोई नगर बड़ी होती है, कोई नगर छोटी होती है, तो उसी तरह से उनका उत्पादन भी कहीं पर ज़्यादा होता है, उत्पादन कम होता है। बट वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है, उत्पादन करना होता है, नए नए सामान को बनाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है। तो देखिए अब देखेंगे नगरीय जनसंख्या में सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब जो शिल्प का काम करते हों, शिल्प का काम करने का मतलब नए नए सामान का निर्माण करते हों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब हम इसमें आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब कोई बड़ा शहर होता था तो वहीं पर राजा के किले होती थी, ठीक है। राजा का जो आवास होता था वो किलेबंद शहर में होता था। एक शहर होता था वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता था, यानी किलेबंद होता था, ठीक है। इसके अलावा जो हमको जो पूरा अवशेष मिली हुई है, तो ये पूरा अवशेष जो मिली हुई है अभी जब खुदाई करवाया गया है तो इसमें जो अवशेष मिली हुई है, ये अवशेष हड़प्पा में जो मिली हुई वस्तु थी, अवशेष थी, उससे बिल्कुल अलग थी। ठीक से समझ पा रहे हैं। जो दूसरी तीसरी सदी ईस्वी के लगभग में जो वस्तु हमको खुदाई के द्वारा मिली हुई है, तो हड़प्पा से वो बिल्कुल अलग थी। और उसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, तो उसमें चमकदार पॉलिश वाली बर्तन मिली हुई है जो काले रंग की होती थी, जिसमें थाली, कटोरा, ये सब सामान मिली हुई है। और ये सब सामान उस समय बनती थी, लोग उसको प्रयोग करते थे, और ये काले रंग के होते थे, काफी चमकदार, उसमें पॉलिश की हुई होती थी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बर्तन मिली हुई है कहीं ना कहीं हड़प्पा से जो मिली हुई वस्तु है उससे ये अलग थी, ठीक। इसके अलावा हम जब उत्पादक और व्यापारी संघ की बात करते हैं तो इनको आमतौर पर श्रेणी कहा जाता था। फिर समझ ले ध्यान से, उत्पादक और व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। यानी इनका एक संघ होता था और ये आपस में मिलकर के एक ही तरह की चीजों का वो मैन्युफैक्चर करते थे, उत्पादन करते थे, नए नए सामान को बनाते थे। तो इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका कार्य था कच्चे माल खरीदना, उसको तैयार करना और फिर बाजार में ले जाकर क्या करना, सम्भ्रात यानी कुछ धनी मनी वर्ग के लोगों को बेचना, इनका मुख्य काम था, ठीक है। अब ये समझ में आए। इसके अलावा ये एक टॉपिक दी हुई है दानात्मक अभिलेख। दानात्मक अभिलेख एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें दिए गए दान का विवरण मिलता है, ठीक है। यानी दिए गए दान का उल्लेख जिसमें हो उसे हम क्या बोलते हैं, दानात्मक अभिलेख। देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है दान, इसलिए दान से अभिलेख की चर्चा की गई है। यानी दानात्मक अभिलेख किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ दे तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होने हैं। और इसका मतलब यह होता है कि दिए गए दान का उल्लेख जिस अभिलेख में हो उसे हम दानात्मक अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग नगर और व्यापार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा मैप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि वे नए नगर कौन थे और नए नए वंश कौन थे जहां पर ये व्यापार होते थे
समुद्र किनारे कौन थे, कम्युनिकेशन वाले जो नगर थे वो कौन थे, सांस्कृतिक धरोहर वाले जो शहर थे, राजनीतिक केंद्र वाले जो शहर थे वो कौन थे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक इंडिया का मैप के द्वारा समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमारा इंडिया का मैप है और हमने लिख दिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर, इसमें वंश को भी हमने शामिल कर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कुषाण वंश है जो हमने कहा था उत्तर पश्चिम वाले भाग में एकदम रहते थे। उसके अलावा यहाँ पर शक है, यहाँ पर वाकाटक वंश है, इसके अलावा यहाँ पर सातवाहन वंश है, इसके अलावा चेर, चोल और पांडे, हमने इस वंश को उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, गुप्त बिहार वाले क्षेत्र में, खास करके कुषाण कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, शक गुजरात वाले क्षेत्र में हमने ये कहा था। उसके अलावा वाकाटक वंश मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, कहा मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, सातवाहन महाराष्ट्र वाले हिस्से में। इसके अलावा चेर हमने कहा था कि ये केरल वाला हल्का क्षेत्र वाला है, केरल वाले क्षेत्र। चोल जो है हमने कहा था तमिलनाडु वाले क्षेत्र, और पांडे जो हमने कहा था ये दोनों के सकरा वाला भाग यानी ठीक नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हमने महावंश ये वंश के बारे में हमने चर्चा किया हुआ था कि ये किस प्रकार से शक्तिशाली थे। ठीक है, इसके अलावा जब ये वंश थे तो इसके अपने अपने शहर हुआ करते थे, अपने अपने नगर हुआ करते थे, और इन नगरों से क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो कोई सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता था, तो कोई धार्मिक केंद्र के नाम से जाना जाता था, कोई राजनीतिक केंद्र वाले शहर के नाम से जाना जाता था, तो कोई नदियों के किनारे बसे हुए शहर होते थे, तो कोई समुद्र किनारे बसे हुए शहर होते थे। तो ये हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया हुआ है। आप देखिए कि ये धान्यकोट है, ये समुद्र किनारे बसा हुआ शहर। पुहार आप देखिए ये भी समुद्र किनारे बसा हुआ शहर। इसके अलावा कोडुमनाल ये भी समुद्र किनारे स्थित। सोपारा ये भी समुद्र किनारे। मरुकच्छ ये भी समुद्र किनारे बसा हुआ शहर। इसके अलावा गुप्त में हमने बताया था कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के मध्य बसा हुआ शहर, इसके ऊपर में वैशाली और नीचे में राजगिरी या राजगीर शहर, ये हमने बताया था। इसके अलावा काशी, कनौज, श्रावस्ती, मथुरा जो हमने बताया था कि उत्तर से अगर हम उत्तर से दक्षिण आते हैं या पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो इधर से ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से जब दक्षिण आते हैं तो ये केंद्र पड़ता था, यानी एकदम सेंटर वाला केंद्र बनता था। ठीक है, तो ये मुख्य सेंटर में था। इसके अलावा हमने कहा था कि एक कम्युनिकेशन वाला सिस्टम होता था कि मैसेज भेजा जाए तो सारे के सारे जो शहर होते थे वो अलर्ट हो जाते थे। तो हमने कहा था कि श्रावस्ती था, काशी था, मथुरा था, तक्षशिला था, ये कुछ शहर होते थे। ठीक है, इसके अलावा जब हम धनी व्यापारियों की चर्चा करते हैं, व्यापारी शहर की चर्चा करते हैं, तो तमिल भाषा में मसत्थुवन, क्या नाम है, तमिल भाषा में मसत्थुवन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, मसत्थुवन। तमिल भाषा में किसका प्रयोग हुआ है, मसत्थुवन। ये याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसा ध्यान नहीं देना है कि केवल बाहर से ही आएंगे, ऐसे नहीं है। किताब के अंदर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, सो आपको अलर्ट रहना होगा, इसलिए हमने इस चीजों को शामिल किया हुआ है। तमिल भाषा में मसत्थुवन शब्द का प्रयोग हुआ है। मसत्थुवन किसको कहा जाता है, धनी व्यापारी को। उसी तरह से प्राकृत भाषा में सत्वा, क्या सत्वा या सेठी, क्या सेठी। मसत्थुवन तमिल भाषा में, सत्वा, सेठी ये प्राकृत भाषा में, और इनको क्या कहा जाता था, धनी व्यापारी के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, अब याद हो गया। सत्वा या सेठी ये प्राकृत भाषा है जिसमें धनी व्यापारी कहा जाता था, और इसके अलावा मसत्थुवन इसको क्या कहा जाता था, धनी व्यापारी कहा जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत से बाहर व्यापार होता था तो क्या केवल जलमार्ग के द्वारा होता था, समुद्र मार्ग के द्वारा होता था, या भूमार्ग के द्वारा यानी धरती से होकर के होता था। तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस पर जब हम आते हैं, उपमहाद्वीप यानी भारत के बारे में बात बोल रहा है कि भारत उसके बाहर का होने वाले व्यापार का प्रोसेस क्या था। तो हमने व्यापार के तरीका को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में, एक जलमार्ग और दूसरा भूमार्ग।
जल मार्ग को भी हमने दो भागों में बांट दिया है, एक अरब सागर से होते हुए और दूसरा बंगाल की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे वाला जो क्षेत्र है ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर। ठीक है, तो ये हो गया पूरब वाला हिस्सा, बंगाल खाड़ी कहाँ हो गया, पूरब वाला हिस्सा, अरब सागर हो गया पश्चिम वाला हिस्सा भारत का। ठीक है, तो अरब वाला सागर जो क्षेत्र हो गया, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और सारे बहुत सारे देश थे। तो जब हम देखें कि जलमार्ग द्वारा व्यापार होता था, एक अरब सागर वाला जो पश्चिम वाला हिस्सा है और एक बंगाल खाड़ी जो पूरब वाला हिस्सा है। तो अरब सागर से जो व्यापार होता था वह अफ्रीका और एशिया में होता था। तो एशिया का मतलब ये होता है आज के खाड़ी वाला देश, ठीक है, जो ज्यादा तेल उत्पादन करते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अफ्रीका और एशिया के देशों के द्वारा ये होता था व्यापार, किस रूट से, अरब सागर से होते हुए। अगर बंगाल की खाड़ी से कहें तो किधर से होता था, तो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से ये व्यापार होता था। कहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, जब हम नीचे आते हैं भूभाग में, तो हम देखते हैं कि इसमें पैदल व्यापारी होते थे, खच्चर और बैलगाड़ी का प्रयोग करने वाले व्यापारी होते थे। तो ये लोग जमीन से होते हुए व्यापार करते थे। अच्छा, चाहे ये जल मार्ग के द्वारा हो या भूमार्ग के द्वारा, जो भी लोग व्यापारी करते थे, तो जो जिस रूट से वो होकर के जाते थे, उन सभी रूटों पर शासक का नियंत्रण होता था, एक राजा का नियंत्रण होता था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे डाकू, बहुत सारे अन्य गिरोह जो लोग थे, वह उस समय वह व्यापारियों को लूटने के क्रम में हमेशा लगे रहते थे, उनको लूट लेते थे। ऐसा न हो इसलिए शासक होता था, राजा होता था, कि जो जो रूट से होकर के व्यापार होता था उन रूटों को वह अच्छे से बंदोबस्त करके रखता था, ताकि जो व्यापार करने लोग जा रहे हैं उनको कोई लूटे नहीं, उनको कोई तबाह नहीं करे। ठीक है, बदले में ये जो व्यापार करने वाले लोग होते थे वह राजा को इसके बदले में कुछ हर्जाने देते थे। ठीक है, कुछ लेवी देते थे, ताकि ये लोग आराम से सुरक्षित अपना व्यापार कर सके, और राजा बखूबी इनका ध्यान रखता था। ठीक, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ठीक है कि भारत से बाहर जो व्यापार होती थी, तो हमने देख लिया कि एशिया से होता था, अफ्रीका से होता था और यूरोप से होता था। तो यूरोप से होता था तो कौन कौन सी वस्तुएं हम भेजते थे, यानी इंडिया से बाहर जाती थी। तो इंडिया से बाहर कौन कौन सी चीजें जाती थी, तो उसमें हम देखते हैं कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के पत्थर, जड़ी बूटी, लकड़ी के सामान, ये सब बाहर जाते थे। अच्छा, इसके अलावा ये तो बाहर भेजी जाती थी, तो ये सब सामान शामिल थे। इसके अलावा रोम जाने वाली वस्तु में काली मिर्च, मसाला, कपड़े, जड़ी बूटी के सामान, ये सब रोम जाने वाली। ठीक है, इटली की राजधानी रोम, आप जब देखिएगा भूमध्य सागर से होकर के हम जब जाते हैं तो सबसे पहला शहर इटली ही पड़ता है। ठीक है, इटली देश पड़ता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रोम जाने वाले जो सामान थे उसमें काली मिर्च, मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी के सामान, ये सब ज्यादा फेमस होते थे। तो ये व्यापार के माध्यम से वहां पर पहुंचाई जाती थी और वहां से भी कुछ सामानें हम लोग आयात करते थे। ठीक है, तो हमने अभी तक ये कुछ चीजों को विवरण बताया कि ठीक है कि उस समय नए नगर कौन होते थे, व्यापार कैसे होता था, तो ये हमने चीजों को स्टडी किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलबम बोलबम, चलिए ठीक है, बोलबम, गर्मी वैसे भी लग रहा है और बोलबम बोलबम करते रहिए, लेकिन इसको भी बोलबम करते रहिए। जब भी पढ़िए तो बोलबम कीजिए ताकि महादेव जी खुश रहें, लेकिन जब पढ़िएगा तो इससे ज्यादा महादेव खुश रहेंगे। और सोमवार को जाकर रिजल्ट दे दीजिए सुबह उठ करके, महादेव उससे भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा कुछ और टॉपिक है, इसको चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा एक आध दो टॉपिक है, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है आप लोग में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, ये नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, ये चर्चा हम लोग करना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये क्या है। ये सबके सब एक ही बुक का नाम है,
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक है जो अज्ञात यूनानी शासक के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? प्रथम सदी ईस्वी के लगभग में। कब लिखा गया है? प्रथम सदी ईस्वी के लगभग में ये लिखा गया है। और जब ये लिखा गया है तो एक अज्ञात यूनानी शासक के द्वारा, यानी नाम ही नहीं मालूम है, लेकिन कोई यूनानी शासक था उसके द्वारा इसको लिखवाया गया था। ठीक है। अब पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। और एरिथ्रियन का मतलब होता है लाल सागर। एरिथ्रियन का मतलब क्या होता है? लाल सागर। यानी ये जो बुक लिखी गई होगी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो ये जो लिखी गई है ये व्यापार की चर्चा दी गई। कहां से? तो केरल का जो मालाबार तट था वहां से व्यापार होता था। कहां? रोमन, यानी रोम शहर से व्यापार होता था। यानी केरल से हो करके रोम तक व्यापार होता था। ठीक से समझ में आ रहा है कि जब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की जब चर्चा की गई है तो उसमें किसकी व्यापार की चर्चा की गई है? मालाबार तट से हो करके रोमन तक व्यापार होता था। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी संख्या में जुड़िए और हमें अपना कमेंट कीजिए, हमें अपनी बातों को शेयर कीजिए कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो देखिए हम आपके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आप हैं तो हम हैं, तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमसे जितनी बड़ी संख्या में उतना करके जुड़िए, और जितना जुड़िएगा हमको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उतने ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि हमको जब मोटिवेशन मिलेगा ना तो हमको ये भी खुशी लगेगी कि हाँ चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बेटर कर रहे हैं। इससे बड़े और खुशी हमको कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ाया हुआ था इससे पहले, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है कुजुल कड़फिसेस। क्या? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि सेठी किसे कहा जाता था? ठीक है। प्राचीन समय में सेठी किसे कहा जाता था? हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। सावन में बोलबम कीजिए, महादेव को प्रसन्न कीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और साथ में अपने पढ़ाई को भी बनाए रखिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।